वेलकम आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो क्विज सेक्शन हम लोगों का चल रहा है उसमें आज हम लेकर के आए हुए हैं, जो कल शाम को आपका क्विज हुआ था उसको लेकर आए हुए हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं वो फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन हैं। ध्यान देंगे, हम लोग सारे फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसमें हम लोग सेगमेंट वाइज करेंगे, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा आपको कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फंडामेंटल राइट आखिर में है क्या, है ना। ध्यान से समझिएगा बात, फंडामेंटल राइट क्या है। देखिए, ये एक इंसान है और ये राज्य है। राज्य का मतलब यहां स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब प्रदेश से नहीं है। बताएंगे अभी राज्य का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये इंसान है, आम आदमी है, और ये मान लो कि भारत मतलब देश की सरकार है ना। तो इसका इससे एक संबंध है, क्लियर। अब देखिए, ये इसके ऊपर मनमानी ढंग से कोई भी क्रियाकलाप मतलब कुछ भी थोप ना सके, इसलिए इसको कुछ अधिकार मिलेगा। यानी इसको जो अधिकार मिलेगा वह फंडामेंटल राइट जो इसके खिलाफ हो। किसके खिलाफ हो? सरकार के खिलाफ हो, राज्य के खिलाफ हो, यानी कि इसके विरुद्ध मिल रही है। यानी वो अधिकार जिनका हनन ये नहीं कर सकती, समझ पा रहे हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कहेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान के भाग 3 में, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है, संविधान में वर्णित है मूल अधिकारों के बारे में, ठीक। अब आप देखिए, ये जो मूल अधिकार है इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा क्या चीज है? ध्यान दीजिएगा, सन 1200 के आसपास जो है, जो सामंत थे ब्रिटेन में, उन लोगों ने अपने राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो राजा ने उन लोगों को कुछ अधिकार दिए और वही अधिकार जो है मैग्ना कार्टा कहलाया, ठीक। तो अब जो सरकार या मतलब स्टेट के विरुद्ध अधिकार जो मिलता है उसे हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान का भारतीय संविधान का भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है। चले आगे, आगे देखिए, सबसे पहले फ्रांस ने सबसे पहले 1789 में अपने 1789 में अपने संविधान में इस्तेमाल किया है, इंट्रोड्यूस किया है फंडामेंटल राइट का। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वह जब संविधान लागू हुआ तो मूल रूप से उसमें कितने संविधान थे? 7। कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे, क्लियर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ध्यान देंगे, इसमें संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। इस प्रकार जो 7 अधिकार थे वो 7 में से एक कम हो गया, 6 अधिकार बचा। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया जो संविधान के अनुच्छेद 1 च और अनुच्छेद 31 में था, ये दोनों हटाया गया,
ठीक। अब ध्यान देंगे, जब यह हटाया गया तो कहां ये संपत्ति का अधिकार डाला कहां गया? भाग 12 में ले जाया गया। भाग 3 के अनुच्छेद 31 से निकाला गया और ले कहां जाया गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया और यह कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है। देखिए, अब अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका है तो समझिए आपको क्या चीजें मिलती हैं उससे, उसमें क्या होता है। तो बोलता है कि पहली बात, फंडामेंटल राइट जो है यह सीधा, ध्यान देंगे मेरी बात, यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधा जो है, अगर इसका वायलेशन हो रहा है तो आप सीधा यहां पर जा सकते हो। सामान्य अगर कोई अधिकार आपका हनन हो रहा है, आपका कोई कानूनी अधिकार हनन हो रहा है, कोई नॉर्मल अधिकार आपका हनन हो रहा है, तो उस अधिकार की रक्षा के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मौलिक अधिकार है तो उसकी रक्षा के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, पहली बार में ही डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से जो है आपके हितों की रक्षा करता है। अगर आपका मौलिक अधिकार कहीं पर हनन हो रहा होता है तो ये जो है रिट जारी करके, आदेश जारी करके आपके अधिकारों की रक्षा करता है। 226 जो है वो हाई कोर्ट जारी करता है 226 के तहत, और 32 के तहत जो रिट जारी करता है वो कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बात समझ में आ रहा है? चले आगे। तो अगर आपका कोई मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर? या डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। अगली बात बोलता है कि कोई भी कानून, बोलता है कि कोई भी कानून अगर बनता है, देखिए ये इंसान है, बोलता है कि इसको जो अधिकार मिले हुए हैं, एफआर मिले हुए हैं, अगर यहां के लिए कोई कानून बन रहा है तो वह न्यायोचित होगा। न्यायोचित होगा यानी न्यायालय में रिव्यू के योग्य होगा, वाद विवाद उस पर किया जा सकता है। आगे बोलता है ये जो अधिकार है बेसिकली किसके खिलाफ मिलता है? व्यक्ति को सरकार के खिलाफ मिलता है। वो शब्द टर्म जो क्वाइन किया है वो राज्य क्वाइन किया है। राज्य क्या होता है अभी यहां बताएंगे आपको। आर्टिकल 12 में राज्य होता क्या है उसको बताएंगे अभी आपको। क्लियर है? चले आगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बोलता है कि यह जो अधिकार है ये जरूरी नहीं कि आपका अस्थायी अधिकार हो। नहीं, स्थायी अधिकार नहीं है। इसमें संसद के पास यह अधिकार होता है कि वह बदलाव कर सकती है। ध्यान देंगे, अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास बदलाव करने का नहीं है। अधिकार किसके पास है? संसद के पास है कि आपके मौलिक अधिकार में बदलाव कर सके। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट केवल उसका पुनरावलोकन कर सकता है, देख सकता है कि हां ये जो कानून बनाया है संसद ने वो सही है या नहीं है। चले आगे। आगे बोलता है कि अगर देश में आपातकाल लागू हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए, तो बोलता है सारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो निरस्त किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अधिकार आएगा उसको आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर आपातकाल है तो बाकी अन्य अधिकार जो है वो क्या किए जा सकते हैं? समाप्त किए जा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक दिया हुआ है। 12 और 13 ध्यान देंगे। अनुच्छेद 12 बोलता है किसके खिलाफ यह अधिकार मिला। 12-13 है, ये इंसान को जो अधिकार मिला है किसके खिलाफ मिला है वो अनुच्छेद 12 में बताता है। क्लियर है? और अगर
इसके अधिकार का कहीं हनन हो रहा है तो इसकी रक्षा कौन करेगा, अनुच्छेद 13 बताता है। समझिएगा बात, किसके खिलाफ इसको अधिकार मिला है कहां बताता है, अनुच्छेद 12 में। और अगर इसका अधिकार कोई हनन कर रहा है तो वह अधिकार की रक्षा कौन करेगा, अनुच्छेद 13 में बताता है। समझ में आ रही बात। बाकी का अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक, जिसमें 31 जो है हट चुका है, 14 से लेकर के 35 तक जिसमें से 31 हट चुका है, कहां चला गया वो जो संपत्ति का अधिकार था वो कानूनी अधिकार हो गया, वो भाग 12 में चला गया 300 क के रूप में। क्लियर है। अब देखिए इनको जो 14 से लेकर के 35 तक है, इनको 6 गुटों में बांट दिया गया है। कितने गुट में, 6 गुटों में बांट दिया गया है। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा के प्रसार का अधिकार वह अनुच्छेद 29-30 है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। बात समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो ये 6 भागों में अधिकारों को बांटा गया है, हमें इनको देखना है। क्लियर है। आज का जो क्वेश्चन क्विज सेशन पूरा का पूरा है वो अनुच्छेद 12 और 13 से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अगले क्लास में हम ये प्रयास करेंगे कि दो दो करके इसको खत्म कर दिया जाए। क्लियर है। या जैसा रहेगा वैसा हम लोग, इसको 2 दिन लगेगा अभी कम से कम, इसके बाद भी 2 दिन लगेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और खूब सवाल पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है। मैं आपको इसको डायरेक्टली मतलब खत्म कर सकता था एक ही दिन में, लेकिन वाइड कवरेज आवश्यक है ना, इतना कि आप इम्तिहान में जाएं तो सारे के सारे क्वेश्चन कर सकें। इस तरह का जो है आपके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिव्यू करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये इंसान है, इसको अधिकार प्राप्त हुआ, किसके खिलाफ प्राप्त हुआ, तो बोलता है राज्य के खिलाफ प्राप्त हुआ। क्लियर। लेकिन अगर ये हनन करेगा तो रक्षा कौन करेगा, वो अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है। ये किसके खिलाफ प्राप्त हुआ है, वो अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। बोलता है राज्य के विरुद्ध प्राप्त है ना। नॉर्मली राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन कुछ अधिकार व्यक्तिगत के विरुद्ध भी प्राप्त है, व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है, मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध। तो देखिए राज्य क्या है, बोलता है अगर राज्य बोले तो राज्य का मतलब क्या होगा, बोलता है संसद और केंद्रीय सरकार राज्य मानी जाएगी। मतलब देश की सरकार, देश की संसद राज्य होगी। फिर उसके बाद बोलता है प्रदेश की सरकार और प्रदेश का विधानमंडल वो भी राज्य होगा। फिर उसके बाद बोलता है पंचायती राज, जो स्थानीय स्वशासन के जितने छोटे छोटे बॉडीज हैं सब राज्य माने जाएंगे। उसके अलावा बोलता है जो प्राधिकरण है या जो जैसे ये समझे कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी जिन्हें सरकार चला रही है, वो भी राज्य माने जाएंगे, चाहे भेल हो, सेल हो, गेल हो, ठीक है, जिसे पीएसयू भी कहा जाता है। इसके अलावा बोलता है कोई प्राइवेट संस्था जिसका भरण पोषण गवर्नमेंट कर रही हो और वह प्राइवेट संस्था गवर्नमेंट का काम कर रही हो, वो भी राज्य माना जाएगा। नहीं समझे बात। राज्य मतलब यहां पर प्रदेश से नहीं है, राज्य का मतलब सरकार। कौन सरकार? केंद्र सरकार, और केंद्र में संसद, राज्य सरकार और राज्य में विधानमंडल।
फिर उसके बाद पंचायत के सारे बॉडीज, जितने लोकल बॉडीज हैं वो सारे के सारे, उसके अलावा प्राधिकरण जितने हैं वो सारे के सारे, ठीक है, उसके अलावा LIC वगैरह सब, ठीक है, उसके अलावा आप देखिए कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है वो भी माना जाएगा राज्य के रूप में। यानी कि ये जितने मैंने नाम लिए इनके खिलाफ अधिकार आपको प्राप्त है। समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर गवर्नमेंट की कोई छोटी सी ऑफिस है वहां पर आपका अधिकार का हनन हो रहा है तो भी आप कहेंगे कि राज्य ने हमारा अधिकार हनन किया है। बात समझ में आ रहा है? कोई पंचायत, मतलब पंचायत का कोई एक छोटा सा पद पे बैठा हुआ है वो आपके अधिकारों का हनन कर रहा है तो भी आप कहेंगे कि हमारा अधिकार का हनन हुआ है। किसने किया है? राज्य ने किया है। समझ में आ रहा है? तो राज्य कौन कौन है? बोलता है केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय निकाय और प्राधिकरण जितने हैं वो, जिसमें LIC वगैरह सब आता है। उसके बाद बोलता है जितनी निजी इकाई है और जिनका वित्त पोषण सरकार कर रही है, निजी इकाई है, वित्त पोषण सरकार कर रही है, यानी वह बतौर राज्य के इकाई के, राज्य के यूनिट के रूप में, सरकार के यूनिट के रूप में कोई काम कर रही है तो उन्हें भी माना जाएगा कि वो क्या है? राज्य है। क्लियर है? बोलता है इन लोगों के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। क्लियर? समझ पा रहे हैं बात आप? अब देखिए, अब अगर ये मतलब ये राज्य में संसद आ गया, सरकार आ गई, अगर ये आपके अधिकारों का कोई उल्लंघन करने जाएगा, आपके अधिकारों पर कोई उल्लंघन करने जाएगा, आपका अधिकार छीनने जाएगा, तो रक्षा कौन करेगा? अनुच्छेद 13, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगी। कैसे रक्षा करेगी? बोलता है इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। नाम सुनिए, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। समझ रहे हैं बात हमारी? ध्यान देंगे, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जब संसद, मतलब राज्य की बात करें, अगर राज्य में संसद भी आता है, अगर संसद कोई कानून बनाए जो कि आपके अधिकार का उल्लंघन करता हो तो उस कानून पर ध्यान देंगे, उस कानून पर विचार विमर्श करके सही है कि गलत है उसका निर्णय कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। न्यायिक पुनरावलोकन उसे कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान देंगे मेरी बात, जो अनुच्छेद 13 है उसमें 4 खंड है, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), ठीक। 13(1) क्या बोलता है? मेरी बात समझिएगा। 13(1) कहता है कि, समझिए, संविधान लागू होने के पहले जो भी कानून हैं वो सारे के सारे कानून समाप्त हो जाएंगे यदि वह फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। मतलब कोई ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, आच्छादित हो जाएगा। किससे? फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट के द्वारा उसे ढक दिया जाएगा, वह एक्शन में नहीं होगा अगर वह विरुद्ध है किसके? फंडामेंटल राइट के। क्लियर? यह 13(1) बोलता है। 13(2) ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 13(2) कौन सा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपके इम्तिहान में बार बार पूछता है। अनुच्छेद 13(2). 13(1) ये हो गया। 13(2) क्या बोलता है कि संविधान लागू होने के बाद कोई भी विधि अगर बन रही है, अगर वह फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो उसे भी हटा दिया जाएगा। कोई विधि संविधान लागू होने के बाद। अब वो विधि क्या है?
वो विधि क्या है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस विधि की बात करता है। संसद द्वारा बनाए गए विधि की बात करता है कि संशोधन द्वारा बनाए गए विधि की बात करता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की बात करता है या सरकार द्वारा बनाए गए कानून की बात करता है? किस विधि की बात करता है? तो बोलता है जितनी भी विधियां हो, चाहे रूढ़ी हो, चाहे प्रथा हो, सब की सब, कोई भी अगर विधि है, चाहे यहां तक कि कोई परंपरा है, वो भी अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ है, बन रही है, कब बन रही है? आजादी के मतलब संविधान लागू होने के बाद अगर बन रही है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? समाप्त करने का अधिकार किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। 13(2) समझ में आ रही है बात? 13(3) आखिर में विधि है क्या? ठीक है, उसके बारे में बताता है। फिर उसके बाद बोलता है 13(4) अनुच्छेद 13 का 4 बोलता है कि 24वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, बस आप 13(2) यहां समझते रहिए। ठीक है, क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूरी बात समझिए कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 इन दोनों में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, बड़ा विवाद हुआ है। ठीक है, क्या विवाद हुआ है? देखिए, संसद यानी ये राज्य बात करें, संसद जब कोई कानून बनाना चाहती है, किस पर? फंडामेंटल राइट पर कोई कानून बनाना चाहती है, तो देखिए वह उस पर कानून बना सकती है कि कानून नहीं बना सकती है। फंडामेंटल राइट पर बदलाव कर सकती है कि नहीं कर सकती है, यह सारा का सारा खेल यहां आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 में एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। यह केस बहुत जरूरी है याद करना। 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलता है कि अगर 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत अगर संशोधन कर रहे हैं, अनुच्छेद 367 के तहत अगर संशोधन कर रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान देंगे मेरी बात, बोलता है कि वह अनुच्छेद 13(2) का भाग नहीं होगा, यानी वह अनुच्छेद 13(2) में जो विधि की बात की गई है उसमें शामिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी तरह का संशोधन अगर करना चाहती है संसद, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत कर सकती है। कब बोला गया? 1951 में, यानी संसद संशोधन कर सकती है किसमें? फंडामेंटल राइट में किसी भी तरीके का बदलाव कर सकती है, कैसा भी बदलाव कर सकती है। कब बोला गया? 1951 में। क्यों? क्योंकि बोला कि 368 अनुच्छेद 13 भाग 2 का पार्ट नहीं है। क्लियर? लेकिन गोलकनाथ बनाम मतलब गोलकनाथ जो केस है, ध्यान देंगे, गोलकनाथ केस में क्या होता है? 1967 में सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि नहीं, अपने ही वादे को मतलब अपनी ही वाद को पलट देती है, बोलती नहीं ये भाग है किसका? बोलता है कि अनुच्छेद 13(2) इसका भाग है अनुच्छेद 368, यानी कि अगर बदलाव करेंगे तो हम लोग उसका पुनरावलोकन करेंगे और समझेंगे, अगर वह सही नहीं है तो उसको हटा देंगे। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? कब बोल दिया भाग है? 1967 में बोल दिया भाग है, अतः हम पुनरावलोकन कर सकते हैं। क्लियर है? अब जब ऐसा कर दिया तब सरकार ने क्या खेल खेला? सरकार ने बोला कि अब हम इसमें एक अनुच्छेद 13 में एक नई चीज जोड़ दे रहे हैं। अनुच्छेद 13 में एक नई चीज जोड़ दे रहे हैं। बोला कि 24वां संविधान संशोधन के तहत हम ये जोड़ दे रहे हैं कि ये विधि में शामिल, मतलब अनुच्छेद 13(2) में शामिल नहीं है। कौन? 368। पहले बोला था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था शामिल नहीं है, बाद में बोल दिया शामिल है। जब बाद में बोल दिया शामिल है तो संसद की शक्ति कमजोर हो गई। तो संसद ने क्या किया? नियम बना दिया। नियम बना करके 13 अनुच्छेद 4 में जोड़ दिया। बोला
कि हम 368 के तहत कोई बदलाव करेंगे तो वह 13 ब्रैकेट में 2 का भाग नहीं होगा। क्लियर है? यह कब बोल दिया? 1971 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है, वैध घोषित कर दिया इस बात को। मतलब अपने पहले वाली बात को इसने वैध ठहरा दिया। और लेकिन एक बात बोला इसके साथ में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है संविधान का, उसमें बदलाव नहीं कर पाओगे। अब यहां पर शर्त लगा दिया। क्लियर है? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने अपने आप को मजबूत किया। लड़ाई चल रही है संसद और सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, संसद ने अपने आप को मजबूत किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका साथ दिया, लेकिन शर्त लगा दिया। क्या? कि आप बदलाव मूल अधिकार में नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो फिर संसद ने बदलाव किया, और अब की बार अनुच्छेद 368 में जोड़ दिया। 24वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 13 में जोड़ा था, और 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 में भाग 4 भाग 5 जोड़ देता है और बोलता है कि अगर हम कोई संशोधन करते हैं इन सब में, क्लियर है, तो वह न्यायालय में प्रश्न उठाने के लायक नहीं होगा, यानी न्यायालय उस पर अपना पुनरावलोकन नहीं कर सकती। हम जैसा चाहे वैसा बदलाव कर सकते हैं। किसने कहा? 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मिनर्वा मिल के केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इस संशोधन को जो है बोला कि कोई भी संशोधन अगर आप कर रहे हो तो उसका पुनरावलोकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होगा। इस प्रकार जो 42वां संविधान संशोधन था वो लैप्स हुआ। समझ, मतलब 42वां का पूरा नहीं लैप्स हुआ, वह लैप्स हुआ जो भाग इसमें जोड़ा गया था। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए अंतिम एक चीज यहां पर और आप समझ लीजिए फटाफट, उसके बाद आंसर पर, क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है यह अनुच्छेद 13, 226 और 32 इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट सारा, मतलब इसी के तहत न्यायालय सारा खेल खेलती है। 226 हाई कोर्ट का है, 13 और 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखिए आगे बोलता है कि ये जो पूरा खेल है मौलिक अधिकारों का, इसके पीछे 3 सिद्धांत काम करते हैं। आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या है? बोलता है कि ढक जाएगा, आच्छादित हो जाएगा। मतलब संविधान लागू हुआ, आज मान लो यहां पर इससे पहले कुछ कानून बना हुआ था, तो बोलता है यह कानून खत्म नहीं होगा, यह ढक जाएगा। जो कानून संविधान द्वारा बना है उससे यह ढक जाएगा। क्लियर है? और यह वाला कानून लागू रहेगा, लेकिन जब किसी संशोधन में इसको हटा दिया जाएगा तो यह वाला कानून लागू हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसे आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। पृथक्करणीयता का सिद्धांत तो बोलता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत मतलब कोई बदलाव हुआ, जैसे ये 42वां संविधान संशोधन बदलाव हुआ तो उसमें ढेर सारे बदलाव किए गए, तो सबको नहीं, अगर कोई एक खराब है, कोई एक विरुद्ध में है तो केवल उसी को हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको हटा दिया जाएगा। इसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। और आगे बोलता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत का मतलब क्या है, समझिए मेरी बात। बोलता है कि कोई भी नागरिक हमारे देश का जो है वह स्वेच्छा से अपना अधिकार त्याग नहीं कर सकता है। आप ये बोलो कि हम अपना अधिकार त्यागना चाहते हैं, जो मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है हम उसका त्याग करना चाहते हैं, तो आप यह अधिकार त्याग नहीं कर सकते। उसमें एक सवाल उठता है यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, है ना, चर्चा करेंगे उस पर आगे। पहले यहां समझिए अधित्याग का सिद्धांत जो है, हम लोग अपना अधिकार चाह करके भी त्याग नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चंस पर आते हैं, फटाफट आते हैं क्वेश्चंस पे और करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब नहीं है, इसलिए यही आंसर सही होगा। सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिए ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सूची मिलान करनी है। समानता का अधिकार बोलता है कि कौन किसमें है, तो देखिए समानता का अधिकार 14 से 18 है, ठीक है। तो 14 से 18 यानी कि पहला का 2, ठीक। अब पहला का 2 बी में है, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही होगा, है ना। इसको आप देख लेंगे, इसी से मिला लेंगे, मिल जाएगा पूरा। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाएगा? भाग 3 को ही कहा जाएगा, मौलिक अधिकार को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया? क्लियर है? ध्यान देंगे यहां पर, यहां 44वें की बजाय जो है 24वें है, ठीक है। भारतीय संविधान के 24वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, संपत्ति का अधिकार। क्लियर? मिस्टेक है थोड़ा सा इसमें, कोई बात नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेदों में निहित है? ये देखिए 13, 226, 32, ठीक। 13, 226 और 32 यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो है कौन है? देखिए मूल अधिकारों का संरक्षण कौन कर रहा है? अनुच्छेद 13 मैंने बताया था आपको, न्यायालय कर रही है, तो यहां पर न्यायपालिका की बात हो गई है, तो 7वां का सी सही है। क्लियर है? आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार क्या है? वाद विवाद योग्य है कि अविवाद योग्य है, लचीला है कि कठोर है? देखिए लचीला कठोर का मतलब कि इसका बदलाव कैसे होगा, इसमें सबसे सटीक जो ऑप्शन है बोलता है यह वाद योग्य है, बिल्कुल वाद योग्य है। मतलब आपका जो अधिकार है अगर उस पर कोई हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जाकर के डायरेक्ट, मतलब कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाकर के आप अपना रिट दायर, मतलब अपना केस दायर कर सकते हो, यह वाद विवाद के योग्य है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है निम्न अधिनियमों में से किस एक में यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? है ना। ध्यान देंगे इसमें आपका यहां देखिए ये गोलकनाथ में बोला ना कि ये इसका भाग है। अब इसका भाग है तो शक्ति, मतलब जो है अगर इसका भाग है तो इसमें बदलाव अगर करेगा तो पुनरावलोकन का अधिकार होगा, तो इसलिए यहां पर आपका बी फॉर बॉल जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निहित है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे किनके वाद में स्पष्ट किया गया है? ध्यान देंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में के ही मामले में कि कहा गया कि न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद या कोई भी जो अधिकार मिले हैं उसको बदल करके समाप्त नहीं कर सकता है। क्लियर? आगे बोलता है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहां पर? यही गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के तहत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए नागरिकता का अधिकार तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है जब सेना विधि प्रवृत्त हो, यानी जब सेना का रूल लागू हो, मार्शल लॉ लगा हुआ हो, तो बोलता है संसद निम्न विषयों में से किस एक के बारे में विधि नहीं बना सकती? पहला बोलता है किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य करने के संबंध में क्षतिपूर्ति करना जिसने किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कार्य किया हो, कर सकती है। क्लियर? बोलता है कौन विधि नहीं कर सकती? पहला कर सकती है, सही है।
दूसरा बोलता है संसद विधि द्वारा ऐसे दंडादेश को विधि मान्य कर सकती है जो उस समय पारित किया गया था जब उस क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त थी। यह भी लाइन सही है। आगे बोलता है संसद की विधि ऐसे संपहरण को विधि मान्य कर सकती है जो उस समय अधिष्ट किया गया था जब उस क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त थी। यानी कि जब सेना विधि लागू थी तो उस समय किसी कानून को अगर हटाया गया था तो बाद में उसे लागू भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगला बोलता है सेना विधि के अधीन किए गए किसी कार्य को संसद विधि द्वारा विधि मान्य कर सकती है। यहीं पर जो है ये गलत है। ठीक है, उस समय जो किया गया है उसको संसद द्वारा विधि मान्य नहीं कर सकती। तो बोलता है यहां पर कि किस एक के बारे में विधि नहीं बना सकती, तो यही डी फॉर डॉग के बारे में यहां पर विधि नहीं बना सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल कब, है ना। देखिए मैंने बताया था आपको कि सारे के सारे अधिकार केवल एक स्थिति में निरस्त किए जा सकते हैं, तब जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। उस समय भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान। क्वेश्चन नंबर 14 भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है। बोलता है शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, कोई वृत्त करने का अधिकार। ठीक है, तो यहां पर बोलता है संगम बनाने का अधिकार जो है वह मूल अधिकार में शामिल नहीं है। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये देखिए यही है, गोलकनाथ में ही तो बोला किसका भाग है, तो इसका उत्तर गोलकनाथ होगा, यानी कि बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब एक बात समझिए यहां पर फटाफट जो है, जो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर फटाफट 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी का कर रहे हैं। ये चौथा क्विज पॉलिटी का है और चौथा क्विज ज्योग्राफी का है। ठीक, डिस्कशन जो हुआ है हम लोग अब इसके देखिए हम लोग ये पॉलिटी ज्योग्राफी के बाद हम लोग देखिए साइंस और इकोनॉमी या हिस्ट्री, है ना, कोई भी उठा सकते हैं। तो उसके बाद 2 और ले चलेंगे, है ना। तो 4-4 करके 4 दिन 2, फिर 4 दिन दूसरा, फिर 4 दिन दूसरा, फिर 4 दिन दूसरा, ऐसा आपका चलता रहेगा इसमें। क्लियर है, जिससे कि आपका सारे सब्जेक्ट जो है तैयार होते रहे। ऐसा ना हो कि कोई सब्जेक्ट तैयार हो जाए और कोई छूट जाए। ठीक है, तो क्विज होता रहेगा सबका। और एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो शाम को क्लास हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, है ना, 7 बजे से 9 बजे तक, उनको वो देखिए वो बेसिक हैं आपके, है ना। तो उसको आप पढ़ते रहेंगे तो ये सारी चीजें जो है आगे चल करके आपके लिए आसान होंगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। इसके बाद, है ना, इसके बाद 6:45 से आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होने जा रहा है। तो कहीं ना जाएं, उस सेशन को भी जो है आप शुरू करें। ठीक है, थैंक यू।